श्री अनिल दवे। उपसभापति महोदय, स्लोग ओवर में सेंचुरी मारने जैसा काम है, लेकिन मैं प्रयत्न करता हूं और मुझे लगता है शायद मुझे 5 मिनट मिले। थैंक यू। जी जी जी, इसलिए मैं उसी चीज़ को आप दूसरे जो लिखा है उसे पढ़ देता हूं। बस नेक्स्ट, इसके बाद मेरा। मुझे लगता है सबसे पहले खेल मंत्रालय के अंदर एक बात निश्चित हो जाना चाहिए कि खेल मंत्रालय चाहता क्या है, क्योंकि अगर विज़न में कन्फ्यूज़न है तो झंझट है। हम खेल और खिलाड़ी चाहते हैं या पैसे और पावर का खेल चाहते हैं, यानी ये बात बिल्कुल क्लियर करना पड़ेगी अपने अंदर में कि हम चाहते क्या हैं। और अगर हम खेल और खिलाड़ी चाहते हैं तो हमें पैसे और पावर का खेल रोकने की हम में क्षमता होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर उनका गेम चलेगा। दूसरा ये है कि हम खेल खेलने वाले और खेल देखने वालों के बीच में प्रबंधन करना चाहते हैं या सट्टा खाने वाले और सट्टा खिलाने वालों के बीच में शांत रहना चाहते हैं। ये एक बार क्लियर हो जाना चाहिए। अगर ये क्लियर होगा तो ही ये सदन का जो दर्द सुबह से सुनाई दे रहा है ना कि हम ओलंपिक में नहीं जीत रहे, हम वर्ल्ड कप में नहीं जीत रहे, हम कहीं नहीं जीत रहे हैं। और हम क्यों नहीं जीत रहे हैं तो उसका सीधा सा कारण है, पिछले 63 सालों से इस देश के अंदर ढांचागत रचना को जितना बजट मिला है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, स्टेडियम बनाएंगे, ट्रैक्स बनाएंगे, उतना विचार खिलाड़ी, खेल, कोच, फिजिशियन, डाइटिशियन, साइकोलॉजिस्ट इस पर नहीं हुआ है। मजे की बात यह है कि मेरे पास एक ऐसे खिलाड़ी का पत्र है कि उसने विदेश से अपने लिए कोच, 5-6 लड़कों ने इकट्ठे होकर के एक कोच बना लिया, मंगा लिया विदेश से, तो उनको नोटिस जारी कर दिया कि आपने कोच कैसे बुलाया। अरे भाई, आप कोच सप्लाई कर नहीं रहे हैं और हम कोच बाहर से बुला रहे हैं, हमारे पिताजी के पैसे से बुला रहे हैं, उस पर आप हमको नोटिस दे रहे हैं। और ढांचागत व्यवस्था की एक ही उदाहरण दे रहा हूँ, ये केवल उदाहरण है, ये सब जगह लागू होता है। और ये सब जगह इस ढंग से लागू होता है कि मैं एक फायरिंग रेंज में गया था, नाम नहीं बताना चाहता। उस फायरिंग रेंज में 10, 50 और 25 मीटर्स के 80 और 50 यानी 210 शूटिंग रेंज हैं। 20 शूटिंग रेंज फाइनल के लिए, यानी कुल मिला के 230 शूटिंग रेंज है। किसी भी वर्ल्ड लेवल के कंपटीशन के लिए वो क्वालिफाइड है, सारी क्षमता है, सारे संसाधन हैं। लेकिन जब से बना है तब से आज तक केवल 20 लोगों ने ही एक साथ फायरिंग की है। मैंने वहां के कोच से पूछा कि यार, ये आपके ये 230 फायरिंग रेंज जो है, जो इलेक्ट्रॉनिकली अपडेट है, सारी चीजें हैं उसके अंदर, ये कब 240 लोग, 230 लोग एक साथ फायर करेंगे? उन्होंने कहा कि 2050 के पहले मुझे लगता नहीं है। आप जानते हैं ऐसा क्यों है? 2050 के पहले 230 लोग एक साथ उस फायरिंग रेंज पे फायर करना नहीं बनेगा, क्योंकि तब तक स्पोर्ट्स की स्थिति बनने ही नहीं वाली है। और मैंने कहा कि फिर बनाए क्यों? तो बोले साहब आप क्या बताए बनाए क्यों? साहब बैठे हुए हैं, ठेकेदार साहब आए, उन्होंने कहा साहब 50 की रेंज बनाना है। दूसरे ने कहा कि नहीं नहीं ऐसा करोगे साहब। ठेकेदार ने बोला सर ऐसा कर लीजिए, 200 की कर लीजिए, देख लेंगे, 30 को 60 कर लेंगे, मेरे को भी कुछ नहीं करना है, बिल्डिंग तो है ही, केवल रेंज बढ़ाना है उसके अंदर। सर योर कैरियर इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। यानी मैं आपको तब से देख रहा हूँ ना, मेरा आपसे निवेदन है कि इस ढांचागत व्यवस्था के अंदर खर्च करने की जो आदत अलग अलग संस्थानों के, ये जो आपके अंतर्गत है, एसोसिएशंस हैं, बाकी सारी चीज़ें इनकी पड़ गई है, अगर वो उस पर से कम हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई व्यवस्था कम होना चाहिए, किट्स की कमी है, किट्स की क्वालिटी खराब है, हॉकी की स्टिक की क्वालिटी खराब है, बॉल की क्वालिटी खराब है। मैं उस ढांचागत व्यवस्था को मजबूत करने का कह रहा हूँ। उस ढांचागत व्यवस्थाओं के ऊपर जो कुंडली मार करके लोग बैठे हुए, सारे सदस्यों ने उसके ऊपर अपना ध्यान दिलवाया है। उस कुंडली मार के बैठे हुए लोग से आपको ही लड़ना पड़ेगा। आप इस समय लड़ रहे हैं और वाहेगुरु कह गए हैं कि सत्य और धर्म की लड़ाई कभी नहीं हारी जा सकती, इसलिए आप जीतेंगे अंत में। मैं आपको दावे से कह रहा हूं कि आप जीतेंगे।
लेकिन समस्या यह है कि उसको लड़ना पड़ेगा। और इस प्रकार के जो संस्थान हमने खड़े कर दिए हैं, झाड़ू भी नहीं लगती उसके अंदर बाद में, और खिलाड़ी को रोटी नहीं मिल रही, उसको फूड नहीं मिल रहा, उसको डाइटिशियन बता नहीं रहा, उसको साइकोलॉजिस्ट नहीं है। ये व्यवस्था को ठीक करने के लिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि शिक्षा मंत्री जी बड़े जोर शोर से कह रहे हैं कि अनिवार्य शिक्षा करेंगे। आपके टेन्योर में अगर एक काम हो गया तो इतिहास याद करेगा आपको। इस देश के अंदर आप खेल को अनिवार्य कर दीजिए स्कूलों में, प्लीज आप खेल को अनिवार्य कर दीजिए। और खेलों के संबंध में एक धारणा दूर कर लेनी चाहिए। हमारे ऋषि मुनि जो कह गए वो हम नहीं सुनते, हमारी रानी की सुनते रहते हैं। ऋषि मुनियों ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। उन्होंने कहा है कि 3 प्रकार के व्यायाम होते हैं, टोटल 4 होते हैं। पहला, सर्वश्रेष्ठ व्यायाम वो है जिसको करने में कोई साधन नहीं लगता। सेकंड, उन्होंने कहा जिसको करने के लिए एक साधन लगता है, एक से अधिक साधन नहीं लगते, तो उन्होंने कहा मध्यम श्रेणी का व्यायाम। तीसरा, उन्होंने कहा कि बहुत सारे साधन लगते हैं लेकिन एक ही व्यक्ति व्यायाम कर सकता है, उसको उन्होंने निम्न कोटि कहा। और अंत में उन्होंने कहा कि ऐसा व्यायाम जिसको करने में आपको कुछ नहीं करना है, आप लेटे रहिए, मालिश जो करना है सामने वाले को कर रहा है, ये निम्न कोटि का व्यायाम है, ये अधम व्यायाम कहा है उसको। ऐसा ही स्पोर्ट्स में है। वो खेल जिसको खेलने के लिए आपको कुछ नहीं लगता है, वो श्रेष्ठ खेल है। आप इसे स्थापित करिए, ये रिवर्स करिए। जैसे ही आप रिवर्स करेंगे इस ऑर्डर को, तो आप देखेंगे कि जिस खेल को खेलने में, तो ये देश बहुसंख्य देश है। हम स्विट्जरलैंड, डेनमार्क नहीं है जहां जनसंख्या कम है और संसाधन ज्यादा है। यहां संसाधन कम है और जनसंख्या ज्यादा है। हमें देश की तासीर को समझ करके खेल निश्चित करना पड़ेंगे। इसलिए ऐसे खेल निश्चित करिए जिन खेलों को खेलने के लिए संसाधन नहीं लगते। और कुछ लोग मजाक में बोल रहे थे कबड्डी की बात। अरे हाँ, आज भी गांव में चले जाओ, घंटों किसान कबड्डी खेलता है। मैं अनुभवी हूं, जाता हूं, इसलिए गांव के अंदर मेरा अनुभव आता है। चूंकि आपने अपमानजनक स्थिति खड़ी कर दी ना। देखिए कितना बड़ा विकलांग देश है। जापान में अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती हो तो आप विकलांग नहीं कहलाते, ठीक है, आपको नहीं आती है। चाइना में आपको अंग्रेजी नहीं आती तो आप विकलांग नहीं कहलाते। आश्चर्य है, 63 साल बाद इस देश के अंदर अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती तो आप विकलांग कहलाते हैं। क्या करूं, धिक्कार कहूं या क्या कहूं इसके लिए इस देश की व्यवस्था को। देश के जो हमारे खेल हैं, उन खेलों के प्रति अगर हमारी दृष्टि आप ठीक करवा देंगे तो गिल साहब, मैं आपको इतिहास याद करेगा केवल इसी बात के लिए। खेल को शिक्षा के अंदर अनिवार्य कर दीजिए। भोपाल हॉकी की, भोपाल की फिजा में हॉकी है, इसलिए उसको अगर आप देश का केंद्र बना देंगे तो बहुत ठीक हो जाएगा। और अंत में एक ही बात कह करके, मुझे युवाओं के संबंध में थोड़ा ज़्यादा बोलना था लेकिन समय की सीमा है, इसलिए मैं इतना ही कहूँगा कि मुझे इतना ही कहना है कि आपने जो डेफिनेशन दी है ना अपने उसके अंदर वेबसाइट पे, उसे थोड़ा ठीक करना चाहिए। किशोर को कहा है 10 से 19 साल और युवाओं को कहा है 13 से 35 साल। अब ये 13 से 19 साल वालों को मैं क्या कहूं? मैंने वर्ण संकर विचार तो सुने हैं लेकिन ये वर्ण संकर निर्णय नहीं सुना है। यानी 2 कंफ्यूज्ड विचार जब इकट्ठे होते हैं तो तीसरा कंफ्यूज्ड डिसीजन पैदा होता है। ये वैसा ही निर्णय है। इसके लिए भी हमारे यहाँ पूर्वज बहुत अच्छा कह गए हैं। 1 से 5 साल यानी 1 दिन से लगा के 5 साल तक के लिए शिशु है, 6 साल से लगा के 12 साल तक के लिए वो बाल है, 12 से 18 तक के लिए तरुण है और 18 से 35 युवा है। और कभी न कभी हमें 1 से लगा करके 5 साल के बच्चों के बीच में भी खेल के लिए सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम खेल के लिए जब सिलेक्शन करते हैं तो 12 साल 15 साल के व्यक्ति को सिलेक्ट करते हैं खेल के लिए। अरे कई खेल तो ऐसे हैं जिसमें 20 साल में आदमी विश्व में चरम पर है और 25 साल में रिटायर होना पड़ता है, क्योंकि स्ट्रेस बहुत है, स्ट्रेंथ बहुत है उसके अंदर। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इसके संबंध में कोई नीति नहीं है, इसके संबंध में कोई योजना नहीं है। एट रैंडम और एक्सीडेंटल हम बच्चों को संसार में लाते हैं और वैसे ही हम उसको डेवलप कर देते हैं और 15 साल में हम उसको पिक करने की कोशिश करते हैं। 15 साल विश्व के चैंपियन में जब आप 9.1 9.2 के लेवल के ऊपर काम कर रहे होते हैं 100 मीटर की रेंज में, 100 मीटर की रेस के अंदर, तब आप डेवलपमेंट अगर करना है तो आपको डे 1 से करना होगा। और इसके लिए मैं कभी और विषय आएगा तो बताऊंगा कि डेट ऑफ कंसीव से शुरू करना पड़ेगा अगर हमको खिलाड़ी चाहिए। हमें 25 साल बाद कैसा खिलाड़ी चाहिए, क्योंकि अंतोगत्वा रॉ मटेरियल जैसा होगा वैसा ही प्रोडक्ट मिलने वाला है। इसलिए कभी ना कभी हमें खेल के संबंध में गंभीर विचार करना पड़ेगा। और अगर हम युवा चाहते हैं
तो हमें स्वस्थ युवा खड़ा करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश की सरकार ने पिछले 4 सालों से 12 जनवरी विवेकानंद की जयंती पर एक कार्यक्रम करती है। पूरे मध्य प्रदेश के लोगों को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माइक से सूर्य नमस्कार कराते हैं। जब हमने कार्यक्रम शुरू किया तो लोगों ने कहा भगवाकरण हो रहा है, भगवाकरण हो रहा है। दिमाग खराब हो गया, भगवाकरण हो रहा है। सूर्य नमस्कार करने में काय का भगवाकरण है? स्वस्थ शरीर होने वाला है, साधन की जरूरत नहीं है, मैदान में सूर्य नमस्कार होता है। ये देश सूर्य नमस्कार करते हुए कर दीजिए, डायबिटीज और हार्ट की आदि प्रॉब्लम्स हैं, अपने आप इस देश को निजात मिल जाने वाला है। एवरेज युवा का स्वास्थ्य ठीक करने के लिए उसके अंदर व्यायाम का स्वभाव बनना चाहिए। हमें स्वस्थ युवा चाहिए, स्वाभिमानी, स्वावलंबी और देश प्रेम से भरा हुआ युवा चाहिए, क्योंकि सभी ने करीब करीब इसी बात को कहा है। स्पिरिट अगर सामने गलत है, माइकल जैक्सन और मैडोना अगर सामने है तो झंझट हो जाएगी। गुरु गोविंद सिंह सामने है तो आदमी लड़ जाएगा उसके लिए। मेरा कहना है कि आप ठीक आदमी सामने रखिए, आप आदमी गलत रख रहे हैं उसके अंदर। और जब गलत आदमी रखते हैं, मैं चुनाव प्रचार करने गया, वहाँ पे वो विस्फोट हो गया, कुछ गड़बड़ हो गई, तो मैंने कहा साहब मैं सरहद पे मर गया। अरे सरहद पे कैसे मर गए? सरहद पे तो निर्मलजीत सिंह सेखू मरा, सरहद पे तो बाकी लोग गए, वो लोग शहीद हुए हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि मॉडल सामने ठीक रखिए, मॉडल गलत रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। और अंत में कह रहा हूं कि रोजगार देने वाला युवा खड़ा करिए। युवा नीति बनाना है ना, तो रोजगार की मांग करने वाला नहीं, रोजगार देने वाला युवा खड़ा करिए। नौकरी नहीं, नेतृत्व करने वाला युवा खड़ा करिए। नौकरी करने वाला युवा अलग है, नेतृत्व करने वाला युवा खड़ा अगर हम करेंगे तो मुझे लगता है ठीक हो जाएगा। और अंत में एक बात कह रहा हूं कि नेहरू युवा केंद्र के संबंध में ग्लोबल वार्मिंग को लेकर बहन जी ने बोला था, एक माननीय सदस्य ने, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इस नेहरू युवा केंद्र और NSS को एक सबसे बड़ी थ्रेट जो इस भारत के ऊपर आने वाली है, यानी दिल्ली ने अपने को पानी चाहिए था तो जमुना गंदी हो गई, गंगा हो गई, और अब रेणुका जी का नंबर है। ये हिमाचल प्रदेश की एक नदी है। और आप चिंता मत करिए, हम सारी देश की नदियों को गंदा कर देंगे, सारी देश की। अरे देखते देखते कर देंगे। इलाहाबाद में कुंभ लगाएंगे, लेकिन मिनरल वाटर का पानी पिएंगे, नहाना तो दूर की बात है। इसलिए मेरा कहना यह है कि अगर हम इसे जल संरक्षण के मामले में, नदियों के संरक्षण के मामले में, जलाशयों के संरक्षण के मामले में युवा पीढ़ी को लगाएंगे तो नेचर के साथ कम्युनिकेट करने के कारण उसका मन ठीक होता है। मन ठीक करना है, युवक का मन भी ठीक करना है, उसे प्रकृति से प्रेम करता करवाइए। NSS और इसके अंदर अगर हमारी कहीं आवश्यकता पड़ती है तो हमें बताइए। आई एम रेडी टू शेयर माई एक्सपीरियंस, माई एफर्ट्स, माई एबिलिटी विथ यू। लेकिन इतना अगर आप करेंगे तो मुझे लगता है कि युवकों की नीति भी ठीक बनेगी और खिलाड़ियों को लेकर के भी हम एक दिशा लेंगे, जिससे भविष्य में हम कॉमनवेल्थ जैसे गेमों का आयोजन करने में अपना दिमाग बिल्डिंग बनाने में ज़्यादा न लगाए। इसके लिए प्रोफेशनल हायर करिए, वो काम उस काम को कर देंगे, उसको करने की ज़रूरत नहीं है। हम खिलाड़ियों को खड़ा करने में लगाएं और कॉमनवेल्थ जब ख़त्म हो जाएंगे तो फिर हम हिसाब करेंगे कि हमने कितने गोल्ड जीते। और कॉमनवेल्थ जीत करके ये नहीं समझना जी, मैं हमेशा मना करता हूँ कि अपनी तुलना पाकिस्तान से मत करो, अपनी तुलना खेल के मामले में चाइना से करो। भाई हमारा पड़ोसी राष्ट्र चाइना है, पाकिस्तान की क्या कीमत है और क्या औकात है। अगर बराबरी हमारी करना है और हमारी जनसंख्या और हमारा क्षेत्रफल है तो चाइना के बराबर है, हम चाइना से कॉम्पीट करेंगे तो मुझे लगता है थोड़ी कंपटीशन भी ठीक होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। श्री राजनीति प्रसाद।